आर कंसोल के अंदर करके भी देख लेते हैं वही चीज़ें जो हमने पहले आर स्क्रिप्ट में की थी, अब आर कंसोल के अंदर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कुछ प्रिंट आउट किया था, सो लेट्स राइट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने एक नाम लिखा था, जैसे मैंने अपना नाम लिखा आबिद मकसूद। अच्छा, कंसोल के अंदर अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, जस्ट एंटर की प्रेस करें तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये कंप्लीट कोड एग्जीक्यूशन नहीं होती। तो जब भी आपने कोई चीज़ री एग्जीक्यूट करनी है तो आपको दोबारा से वो लिखनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक वेरिएबल लिखना है num1। अब मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये num1 के बाद अब जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं और इसका एरो साइज जिस तरफ होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और जिस साइड पे हमारी वो डैश होती है उस साइड को हम वैल्यू कहते हैं, जो कि उसमें हमने असाइन की है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20, ये मेरा num1 जो है एग्जीक्यूट हो गया, और अगर मैं अब num1 को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर मुझे वो, यहाँ पे देखिएगा ये num1 के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो गई है 20। अच्छा, अब इसी तरह से num2 करते हैं, लेकिन num2 की केस में, सॉरी, num2 के केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं 10 वैल्यू इसमें स्टोर करता हूँ, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं अ, इसका जरा लिखने का स्टाइल डिफरेंट कर लेता हूँ, यानी कि 10 वैल्यू स्टोर करनी है num2 के अंदर। तो जिधर एरो साइज होगा मैंने आपको बताया था वो होगा आपका वेरिएबल, और जिस तरफ डैश होगी वो होगी आपकी वैल्यू। इसको एग्जीक्यूट किया, अब num2 में 10 सेव हो गया, इसको भी हम जरा प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट num2, सो ये देखें इसमें 10 स्टोर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया था कि हमने दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया num3 इज इक्वल टू num1 इंटू num2। अब इसको प्रिंट करके देख रहे हैं, num3 में आपकी वही वैल्यू आ जाएगी num3, और देयर यू गो। सो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ तक तो ठीक था, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, स्क्वायर रूट भी ले लिया, वो सारी चीजें कर ली। आई थिंक स्क्वायर रूट पे हम नहीं गए थे, हमने मॉडुलस किया था। यस, स्क्वायर रूट को भी देख लेते हैं वो कैसे लेना है, अगर हमने पहले इसको नहीं डिस्कस किया हुआ तो। स्क्वायर रूट के लिए दो चीजें आप कर सकते हैं। एक तो एस क्यू आर टी, और एस क्यू आर टी में आप लिखेंगे लेट्स से मैंने num1 का स्क्वायर रूट लेना है, तो ये मुझे उसका स्क्वायर रूट दे देगा। एक होता है रेज टू द पावर, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर ये चाहूँ कि 20 रेज टू पावर 10 मैंने लेना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा। उसके लिए सिंपल आपने ये करना है, जैसे हमारे पास num2 है तो आप करेंगे num2, उसके बाद दो दफा स्टैरिक दे दें। ये सॉरी हमने num1 पे करना था, कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है इस तरह से। हम इसको num1 टू num2 कर देते हैं, जरा थोड़ा सा चांस होगा कम होने का। अच्छा, num2 और num1 के 20 रेज टू पावर 10 कर रहे हैं हम, तो ये बहुत ज्यादा हो गया। हम एक काम करते हैं कि num1 सॉरी num2 इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। अब हमने क्या किया कि num2 की वैल्यू को चेंज कर दिया, और हमने इसको दोबारा से रन किया, तो 20 20 रेज पावर टू इज इक्वल टू 400। अच्छा, अब ये जो हमने num1 num2 लिया था इसका स्क्वायर रूट लेने का भी आपको पता चल गया, और इसको एक तरीका और भी है, इसको num1 और num2 के दरमियान में अगर आप शिफ्ट 6 के साथ ये वाला ऑपरेटर भी लिख देते हैं तो सेम काम करता है, स्क्वायर लेता है, जिस तरह से डबल स्टैरिक स्क्वायर ले रहा था। सो आई होप के स्क्वायर लेना, स्क्वायर रूट लेना, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज की हमारी वीडियो इन बेसिक्स से थोड़ा सा एडवांस लेवल की है। आज हम सीखेंगे कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है ये तो आपको बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा होगा, क्योंकि आप काफी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो हम इफ कंडीशन लिख रहे हैं, एक्सेल के अंदर भी हमने लिखा, पावर बीआई में भी लिखा, हमने सीक्वल में भी लिखा था, और मल्टीपल जगहों पे हमने इफ को यूज किया था, कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज किया था। अच्छा, अब कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है, हम एक कंपैरिजन करते हैं, एक लॉजिकल टेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट में हमें या तो वैल्यू ट्रू आती है और या फॉल्स आती है। अब लॉजिकल क्या होता है, लॉजिकल स्टेटमेंट कि दो नंबर्स का या दो चीजों का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन किस तरह से हो सकता है, इक्वल टू से हो सकता है, लेस देन से हो सकता है, ग्रेटर देन से हो सकता है, नॉट इक्वल टू से हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जितने भी मैंने आपके साथ नाम लिए हैं, बेशक कहीं पे इनको नोट डाउन कर लें, ये सारे लॉजिकल टेस्ट होते हैं या कंपैरिजंस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं लिखूं इफ num1, अब num1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और उसकी एक वैल्यू है जो कि आपको पता है कि 20 हमने उसको साइन किया हुआ है। इफ num1 इज ग्रेटर देन
num2। अब num2 भी एक वैल्यू है जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फिर क्या करना है जी, फिर आपने num1 और num2, अगर ये num1 इज ग्रेटर देन num2 है तो फिर आपने एक प्रिंट करना है, और उस प्रिंट में आपने लिखना है कि num1 इज ग्रेटर देन num2। सिंपल से एक आपने इसमें लॉजिक लिख देनी है। इसको जरा एग्जीक्यूट करें तो अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली इसके अंदर ये चीज आएगी। अच्छा, इसी को हम जरा उल्ट करके देख लेते हैं। हम num1 इज लेस देन num2 करते हैं, हमने कंडीशन चेंज कर दी, इफ num1 इज लेस देन num2 देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट। अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि हमने फॉल्स को या एल्स को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। चलिए अब जरा एल्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। एल्स, और एल्स के अगेंस्ट अगेन आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस देनी है, और इसमें आप लिख दें, और लेट्स से एन ए कर देते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एन ए लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि num1 इज नॉट ग्रेटर लेस देन num2। num1 बड़ा है num2 से, इसलिए ये फॉल्स था, और फॉल्स के केस में उसने एन ए दे दिया। आप इसके ऊपर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल चीजों को कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो था कि आपने एक इफ है और एक एल्स है। प्रोग्रामिंग के अंदर आप मल्टीपल इफ एल्स एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लिखूं, इफ num1 इज इक्वल टू num2, उसके बाद मैं पैरेंथेसिस दे दूंगा, एंगुलर ब्रैकेट दे दूंगा, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा इसकी स्टेटमेंट, लेट्स से num1 प्लस num2, और इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब यहाँ पे आपको हर जगह पे वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, आप चीजें कहीं स्टोर नहीं कर रहे, सिंपली कंसोल में लिखते जा रहे हैं और एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमने लिखा जी, इफ num1 इज इक्वल टू num2 देन प्रिंट दिस, और उसके बाद एल्स इफ num1 is greater than num2 देन, अगर num1 जो है वो बड़ा है num2 से, तो देन हम ले लेते हैं इसका स्क्वायर ले लेते हैं। सो स्क्वायर हमने किस तरह लेना है जी, अगेन प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखते हैं num1 डबल स्टैरिक num2। कोई एक अपनी आप प्रैक्टिस कर लें, या तो डबल स्टैरिक का कर लें, और या फिर आप जो शिफ्ट 6 वाला कर लें। अच्छा, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने तीसरी एक कंडीशन ऐड कर दी। अगर ये दोनों ट्रू नहीं है देन क्या करो, एल्स, और इसमें हमने अगेन एंगल ब्रैकेट देनी है, और फिर हम प्रिंट कर लेते हैं कुछ स्टेटमेंट, जैसे एन ए हमने प्रिंट किया था। तो अब ये तीन तरह की हमने लिखी हैं। अब आप देख लें, num1 इज नॉट इक्वल टू num2। राइट नाउ जो num1 की वैल्यू है वो num2 के इक्वल नहीं है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 प्रिंट स्क्वायर। सो ये 400 इसको प्रिंट करना चाहिए क्योंकि ये ट्रू है। और तीसरा एल्स जो है ये काम नहीं करेगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो कह रहा है जी, अनएक्सपेक्टेड एरर इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू, यस, ये मैं चीज आपको बताना भूल गया था। जो इज इक्वल टू सिंगल है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अगर कंपैरिजन आपने करना है तो डबल इक्वल टू आपने इसमें ऐड करना है। डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि अब ये इसको कंपेयर कर रहा है, इक्वल टू वैल्यू देख रहा है। अब देखें आपका रिजल्ट 400 आ गया। अब जरा वैल्यूज को चेंज करके इसके साथ प्ले करते हैं। num2 इज इक्वल टू, num2 में भी हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो 20 कर लेते हैं। अगेन इस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें, पहला हमारा क्या था कि num1 और num2 को प्लस कर दो, तो हमारा रिजल्ट 40 आ गया। अब तीसरी स्टेटमेंट भी हम करके देख लेते हैं, और वो थी num2, इसको हम असाइन कर देते हैं 40, हाँ यस 40, और इसको अब अगेन एग्जीक्यूट करें तो आपके पास एन ए रिजल्ट आ गया। तो तीनों स्टेटमेंट्स या तीनों कंडीशंस हमने इसमें ट्राई करके देख ली हैं। आई होप कि इफ स्टेटमेंट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी।